हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में हम लोग जो क्लास कर रहे थे साइंस एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का कर रहे थे। आज का जो क्लास है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से रिलेटेड प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड आपको कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएंगे। खासतौर पे ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स में भी, जैसे कि बीपीएससी 71 का फॉर्म भरा रहा है, इसके साथ ही टीआरई 4 जो आने वाला है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको ये क्लास बहुत ही लाभदायक साबित होगा। पहला चैप्टर है आज का पौधों में पोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों के द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना, कैसे पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना, विभिन्न शारीरिक योग्य करने के योग्य बनाना क्या कहलाता है? ये पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दूसरा नंबर, जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। कहते हैं स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना के खाते हैं उसे स्वपोषी, और जो अपना भोजन दूसरे पे निर्भर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी। चलिए, वैसे जीव जो कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वातावरण से ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पेड़ पौधा। ये स्वपोषी होते हैं, इसलिए ये अपना भोजन वातावरण से अवशोषित कर करके खाना बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषण। ये क्या बनाते हैं? CO2 प्लस H2O। क्या बनता है? CO2 वातावरण से क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या लेते हैं? H2O। और सूर्य की स्थिति में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की स्थिति में, अगर इसको हम लोग इस प्रकार से लिखें, यहाँ पे देखिए CO2 वातावरण से प्लस H2O, ये जल हो गया। ये सूर्य की स्थिति में, क्या सनलाइट की स्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। कभी कभी पूछता है जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है ये किस प्रकार के होता है? ये पौधों के सह उत्पाद के रूप में होता है ये। और साथ ही साथ ये आता कहाँ से? ये जल से आता है। कहाँ से आता है? जल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, वैश्य पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? परपोषण। क्या कहलाएगा? परपोषी। स्वपोषी नहीं, परपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं, जितना भी हरा पौधा होता है उसमें क्या पड़ा? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट मौजूद कर वो हरा दिखता है, तो ये क्या होता है? स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है। पत्ती क्या होता है? छोटे छोटे किडनी टाइप में, हमारे किडनी होते हैं ना, वृक्क, इस प्रकार के छोटे छोटे छिद्र होता है। तो ये बीच में जगह हो गया, फिर ये कई सारे छिद्र होता है। इसे स्टोमाटा नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया? स्टोमाटा नाम दिया गया। इसी के द्वारा पत्ती क्या करते हैं? CO2 को बाहर अवशोषित करते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली कितनी रक्षी कोशिका से घिरी होती है? स्टोमाटा 2 रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। कितने? 2 रक्षी कोशिकाओं से। श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का उत्पादन जीवों द्वारा, खाद्य पदार्थ, खनिजों द्वारा, पौधों के द्वारा। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल आएगा तब ना प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्लोरोफिल सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं से शरीर से भोजन अवशोषित करता है। इसको इंग्लिश में डिकम्पोजर कहते हैं। ये हमारा खास करके प्राकृतिक को साफ रखने में भी क्या करता है? मदद करता है। कोई जीव जंतु मर गया उसे खा करके ये खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इंग्लिश में इसको डिकम्पोजर, और ऐसे क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण, मृतोपजीवी, इसे मृतोपजीवी भी बोलते हैं। वैसे जीव जो अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने
वाले जीवों को क्या कहते हैं, अन्य जीवित से, तो ये कहलाते हैं परपोषी या परजीवी। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। दूसरे जीव पे रखे हैं ना, तो इसलिए परजीवी। वैसे जीव जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कीट को कीटारी, क्या बोलते हैं, कीटारी, इनमें से कौन एक विशेष प्रकार का पोषण है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होने वाले को क्या कहते हैं, सहजीवी। क्या कहते हैं उसे, सहजीवी, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि शैवाल, लाइकेन। स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है स्वपोषी मशरूम। ये मशरूम नहीं है, मशरूम क्या होता है, सजीवी में आ जाता है। नीम का वृक्ष, गाय, सभी जानवर। नीम का वृक्ष स्वपोषी जीव। नीम का वृक्ष किसी प्रकार का भी वृक्ष हो, अगर वो हरा पत्ती उसमें, तो वो भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए क्या हो सकता है, नीम का वृक्ष यहाँ आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 15 नंबर देखते हैं। हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप कौन है। हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप स्टार्च या मंड होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में जानते हैं, स्टार्च या मंड। इनमें से कलश पौधा या नेपेंथिज कौन है। कलश पौधा या नेपेंथिज कौन है। इसे कीटारी, नेपेंथिज क्या होता है, कीटारी पौधा होता है। एक पीचर प्लांट बोलते हैं इसको, घटपर्णी भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। इस प्रकार का ये होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, और इसका ऊपर से इस प्रकार से कैप टाइप में खुला रहता है पत्ती। जब भी कोई कीट आता है तो कीट को क्या करता है, कीट ये अंदर जाता है, जैसे अंदर जाता है ये क्या करता है, अपने आप को ढक लेता है। अंदर कई सारे रासायनिक स्रावित होते हैं, जिसके कारण कीट को वो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे घटपर्णी देखा जाता है कि अपना भोजन ग्रहण करते हैं। खास करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है ये। इनमें से कौन एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। परजीवी यानी दूसरे पौधों पर रह के जीवन करना। अमरबेल, कभी कभार इसको कसकुटा वो लिख देता है हिंदी में, जबकि इसका इंग्लिश होता है कसकुटा, और हिंदी में लिख देता है अमरबेल। देखे होंगे कि आम का पेड़ सब पे एक पतला पतला सा लत रंग का नीचे तक फैला रहता है, तो इसी को वही अमरबेल का लत बोलते हैं उसको। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कौन सा। वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं, CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करता है। तो ऑक्सीजन किससे मुक्त करता है, स्टोमाटा से। किससे, स्टोमाटा से। क्लोरोफिल नामक रंजक हरी पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी अंगक मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। फफूंद या कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है। फफूंद या कुकुरमुत्ता ये परजीवी का उदाहरण है, दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन यापन करता है, इसलिए परजीवी। चैप्टर 6 खत्म हो गया फ्रेंड्स। अगला चैप्टर चालू करते हैं 7, चैप्टर नंबर 7। इसमें दिया गया हवा, आंधी और तूफान। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वे सभी यहाँ पे मौजूद होगा। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही लिया गया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 18 अक्टूबर 1899 को एक भयंकर चक्रवात आया था। ये चक्रवात कहाँ आया था, उड़ीसा में आया था। चक्रवात उड़ीसा में आया था, भारत के पूर्वी तट पर, यहाँ जो उड़ीसा स्थित है यहाँ पे उड़ीसा में आया था। जाहिर सी बात है ये बंगाल से खाड़ी से उठा होगा ये चक्रवात। क्या होगा, चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा। चक्रवात क्यों बनते हैं आपको पता होना चाहिए। चक्रवात लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण से बनता है। दो प्रकार के चक्रवात बनते हैं, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर, दोनों के कारण से एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात। जब चक्रवात बनता है तो बीच में ना लो प्रेशर बन रहा होता है। चलिए इधर से बताते हैं। यहाँ बीच में देखिए चारों तरफ हाई प्रेशर यानी कि ठंडा हवा, चारों तरफ क्या है, ठंडा हवा। ठंडा हवा क्या होता है कि ये गर्म हवा का स्थान लेने के लिए जाता है, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर। और बीच में क्या हो जाता है कि लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर। जब लो प्रेशर बन के यहाँ का हवा ऊपर हो जाता है तो चारों तरफ से जो हवाएं हैं, जो चारों तरफ से हवाएं हैं, ये इस लो प्रेशर को भरने के लिए आता है। तो इसीलिए जब यहाँ पे ये सभी आना चालू कर देगा तो यहाँ क्या बन जाता है, एक चक्रवात का यहाँ निर्माण हो जाता है। गोल 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 ये घूमना चालू हो जाता है। और वही एंटी चक्रवात क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या बीच में हाई प्रेशर हो जाए और चारों तरफ अचानक से लो प्रेशर का निर्माण हो जाए तो ये क्या होगा, चक्रवात फिर यहाँ से बाहर की ओर
भागेगा, हवा क्या होगा बाहर की ओर, ये जो हवा है बाहर की ओर भागेगा। तो ये एंटी चक्रवात, एंटी साइक्लोन बोलते हैं इसको, प्रति चक्रवात दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात बोलते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 को एक भयंकर चक्रवात आया था जिसमें पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी थी। ये जो चक्रवात आया था 1999 में उड़ीसा में, इसका पवन का गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जाता है। कितना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। उड़ीसा में 18 आए चक्रवात को, यानी कि वही क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे नीचे जोर दिया गया कितने लोग बेघर हो गए थे। लगभग माना जाता है कि 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख लोग बेघर हो गए थे, इसलिए जनरली आंसर हम लोग क्या मार सकते हैं, 7 लाख। यहाँ पे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा, 7 लाख मारना है। जर्मन वैज्ञानिक ऑटो वान गैरिक, जर्मन वैज्ञानिक ऑटो वान गैरिक ने किस वर्ष अपना प्रयोग कर वायुमंडल के विशाल दाब का प्रदर्शन किया था। ये किए थे 1654 में। इन्होंने कब किया था, 1654, 1654 में। किस स्थान पर पवन की गति अधिक होने से हवा का दाब में क्या परिवर्तन होता है। हवा का दाब में परिवर्तन क्या होता है, घट जाता है। हवा का दाब में परिवर्तन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों तरफ वायुमंडल से, यानी कि पवनों से घिरी हुई है, वायुमंडल से। इसको क्या बोल सकते हैं, वायुमंडल से लेयर बनाया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से मंडल है ना। कितने लेयर है, 5 प्रकार का लेयर है। सबसे बीच वाला को समताप बोलते हैं या फिर मध्य बोलते हैं उसको दूसरी भाषा में। हवा गर्म होकर किधर जाता है। हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगता है। किधर होता है, ऊपर की ओर उठना चालू हो जाता है। हवा जब जब गर्म होगा, ये हवा धीरे धीरे क्या होगा, तब ऊपर की ओर ये जाना चालू कर देता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो इसकी सतह, इसके आसपास की वायु क्या होती है। जब सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह पर, तो इसके सतह आसपास क्या होता है, आसपास गर्म होने लगता है। क्या होता है, आसपास का वायु क्या होता है, गर्म हो जाता है। चक्रवात अत्यधिक तेज की हवा है जिसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति ज़्यादातर देखा गया समुद्र के ऊपर होगा। कहाँ होता है, समुद्र के ऊपर। जब ये समुद्र में रहेगा तो इसका उत्पत्ति क्या बहुत तेज होगा, और धीरे धीरे जब ये लैंड की ओर बढ़ता है, आइलैंड की तरफ बढ़ता है, तो ये क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। और जब आइलैंड पे पहुँचता है धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है और समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा। चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। सही बात है। चक्रवात का केंद्र क्या होता है, शांत क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चक्रवात की तूफान का आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात का आंख कहते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स, ये जो चक्रवात होता है इसके बीच में क्या होता है कि हवा जब ऊपर बहुत देर चलता है ना, तो इसके बीच में हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है। कहाँ आ रहा होता है, ऊपर से, सॉरी, बीच में नीचे से ऊपर की ओर आता है। क्योंकि देखिए ये सभी हवा यहाँ बीच में जाएगा, बीच में जब जाना चालू कर देगा तो यहाँ धीरे धीरे हाई प्रेशर बनेगा, और ये धीरे धीरे कहाँ जाता है, ऊपर, और ऊपर यहाँ लो प्रेशर रहता है। फिर ये वापस इसी जगह पे इसको रिपीट करना लगता है। इसलिए चक्रवात के बीच में हवा कहाँ जाएगा, हवा ऊपर की ओर जाने लगता है। क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी है क्योंकि इसमें किसकी गति बहुत अधिक होती है, इसमें पवन की गति क्या होती है, बहुत अधिक होता है। पवन के बहने की दिशा क्या होती है, पवन के बहने की दिशा क्या होती है, इसका आंसर होगा सी, अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर। क्या होगा, अधिक दाब से कम क्षेत्र की ओर ये जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागना, क्योंकि लो प्रेशर जहाँ होता है वहाँ जगह खाली हो जाता है। जैसे जगह खाली होगा उच्च दाब वाले वायु क्या करेगा, उसको भरने का काम करता है। किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने से उस स्थान पर हवा के दाब में क्या परिवर्तन होगा। जब पवन की गति अधिक होगा तो उस हवा के दाब क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तूफान की आँख का व्यास कितना होता है। तूफान की आँख का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर के बीच होता है। कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर, 200 300 नहीं, 10 से 30। चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या होती है, हाँ याद रखिएगा। चक्रवात के समय उत्तरी दिशा में पवन की गति क्या होती है, वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त। चलिए चक्रवात के बारे में थोड़ा सा हम जान ही लेते हैं अच्छे तरीके से। चक्रवात क्या होता है कि जहाँ पे लो प्रेशर, बीच में क्या बनता है, लो प्रेशर,
बीच में क्या बन रहा था फ्रेंड्स? लो प्रेशर, एकदम कम वाला प्रेशर बन रहा होता है। और बाहर क्या बनता है? हाई प्रेशर। बाहर क्या बनता है? हाई प्रेशर। इसी कारण से हवा क्या होता है कि अंदर की ओर जाना चालू करता है। तो चक्रवात गोलार्धों के हिसाब से दो प्रकार में बांटा गया अक्षांश के कारण। एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। सबसे पहले चक्रवात नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्या, ये जब पृथ्वी है ये बीच में विषुवत रेखा गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे करके चलती है इधर से। चक्रवात कैसे बनेगा? इधर से चलना चालू करेगा, ठीक है, इस ओर से चलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और यही दक्षिणी गोलार्ध में क्या बनेगा? क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में कैसा बन जाएगा? क्लॉकवाइज। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 12 से 25 डिग्री अक्षांश में, जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ लगभग डोलड्रम से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 12 डिग्री, और 12 डिग्री 25 यानी कि कर्क रेखा से हल्का सा ऊपर, कर्क रेखा से हल्का ऊपर 12 से 25 के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 40 से 65, इसी से जब ऊपर जाएंगे तो 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है। चक्रवात भी कई प्रकार के होते हैं। चक्रवात कई प्रकार के होते हैं। अगर अलग अलग जगहों पे जो चक्रवात आता है उसका आप जान जाइए। विली विली ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में होता है। टाइफून चीन में। हरिकेन साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में। टॉर्नेडो नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में। याद रखिएगा दोनों, हरिकेन साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में और टॉर्नेडो नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि हरिकेन कहाँ पे चलने वाला चक्रवात है, तो याद रखिएगा हरिकेन साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में चलने वाला चक्रवात है। इसके अलावा और भी चक्रवात है। ये जो चक्रवात था ये शायद हाँ, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब और भी चक्रवात होगा ना इसके अलावा भी, जैसे कि शाहीन ये कतर में आपको, जवाद सऊदी में, आशिन श्रीलंका में, सितरंग थाईलैंड में चलता है, मेंडोस यूएई में, मोचा यमन में, विपरजॉय बांग्लादेश में, विपरजॉय बांग्लादेश में, और एक तेज, इसका नाम भारत ने रखा है, भारत, हमून ईरान में। क्या था? हमून ईरान में। ये सभी देश अलग अलग चक्रवात का नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं चक्रवात से। चक्रवात में समुद्र के ऊपर पवन की गति होती है। लगभग आपको 15 से 30 किलोमीटर समुद्र के ऊपर पवन की गति देखने को मिलती है। 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच। पृथ्वी को के आसमान असमान रूप में गर्म होने के कारण किसका निर्माण होता है? पृथ्वी को असमान रूप में गर्म होने के कारण पवन धाराओं का निर्माण होता है। किसका होता है? पवन धाराओं का निर्माण होता है। पवन की शक्ति किससे मापी जाती है? पवन की शक्ति एनीमोमीटर से। पवन की शक्ति नापना है तो एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय ताप को मापा जाता है। क्या मापता है? ताप को, वायुमंडलीय ताप को। थर्मामीटर से बॉडी के ताप को। बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? जो बहती हुई हवा को उसको पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। जलधारा नहीं, पवन। ये लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं ये एकदम आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा दोस्त। चलिए देखते हैं। जब भारी वर्षा के समय, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, बिजली चमकती है, तब कभी कभी वज्रपात होता है, यानी कि बिजली चमकते कहीं कहीं देखते हैं जिसको बोलते हैं ठनका गिर गया। सामान्य बोलचाल में हम इसे क्या कहते हैं? सामान्य बोलचाल में इसे बिजली गिरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य बोलचाल में बिजली गिरना कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा।